हेलो। आरबीसी 12th बायोलॉजी के अध्याय 3 में आज हम शुरू करते हैं भ्रूण कोश। इससे पहले हमने भ्रूण कोश पढ़ा था, जिसमें अपन ने देखा था, जैसे डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें 7 कोशिका और 8 केंद्रक थे। ये 3 प्रतिमुख कोशिकाएं और ये तीनों अंड समुच्चय और एक ये केंद्रीय कोशिका। ये तो क्या था? भ्रूण कोश था। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं? भ्रूण कोश। तो ये क्या है? तो वे सभी संरचनाएं जिससे भ्रूण को पोषण मिलता है, यानी भ्रूण को पोषण देने वाली संरचना ही भ्रूण कोश होती है। यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल वगैरह पाए जाते हैं, जिससे भ्रूण अपना पोषण प्राप्त करता है। याद रखना, आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण कोश त्रिगुणित होता है, क्योंकि ये निषेचन के बाद में बनता है। अगर आप थोड़ा याद आ रहा हो, अपन ने पढ़ा था त्रिकशलन, जिसमें एक अगुणित नर युग्मक द्विगुणित द्वितीय केंद्रक से सलन करता है और त्रिगुणित भ्रूणपोष मातृ केंद्रक बनाता है। वो त्रिगुणित भ्रूणपोष मातृ केंद्रक ही भ्रूणपोष बनाता है। इस कारण आवर्त बीजी पादपों में भ्रूणपोष 3n होता है, जबकि अनावर्त बीजी पादपों में ध्यान रखना भ्रूणपोष n होता है, अगुणित होता है। क्यों? क्योंकि निषेचन से पहले ही बन जाता है। अच्छा, विकास की प्रक्रिया के आधार पर भ्रूणपोष 3 प्रकार का है। पहला है केंद्रीय भ्रूणकोश, दूसरा कोशिकीय भ्रूणकोश और तीसरा होलोबियल भ्रूणकोश। ये वाकई भ्रूणकोश था, जिसमें यहाँ पर 3 कोशिकाएं थी, एक अंड कोशिका और सहायक कोशिका। वो सहायक कोशिका नष्ट हो गई और उस अंड कोशिका से भ्रूण बन गया। यहाँ पर 3 प्रतिमुख कोशिकाएं थी जो नष्ट हो गई। और अगर आपको याद में आ रहा हो, बीच में एक द्वितीय केंद्रक था और उस द्वितीय केंद्रक के त्रिसलन से बना था प्राथमिक भ्रूणपोष मातृ केंद्रक। अब वो जो प्राथमिक भ्रूणपोष मातृ केंद्रक था, वो बारंबार समसूत्री विभाजन करता है, लेकिन यहाँ पर कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। इस कारण ये सारे के सारे केंद्रक स्वतंत्र पाए जाते हैं। इस कारण भ्रूणपोष कैसा हो जाता है? तरल हो जाता है और बीच में एक रिक्तिका आ जाती है। जैसा अपन नारियल का जूस पीते हैं, पानी पीते हैं, वो वाकई में मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। तो कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ही केंद्र का विभाजन होगा, साथ साथ में कोशिका भित्ति आती रहेगी। इस कारण पूरा का पूरा भ्रूणपोष कोशिकाओं का बना होगा। इस कारण ऐसा भ्रूणपोष ठोस होता है, जैसा कि गेमोपेटेलिवर, जैसे अपन गेहूं वगैरह, चावल वगैरह इसमें देखते हैं, ये कोशिकीय भ्रूणपोष होता है और ठोस होता है। तो होलोबियल है, ये इन दोनों के बीच का है। कैसे? देखो, भ्रूण की तरफ जो भ्रूणपोष होता है वो तो कोशिकाओं का बना होगा, यानी विभाजन के बाद केंद्रक के साथ साथ कोशिका भित्ति बनती रहेगी। जिस कारण इधर वाला भ्रूणपोष तो कोशिकीय और ठोस होता है, लेकिन इधर केंद्रक का विभाजन तो होता रहेगा, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं आएगी। इस कारण इधर स्वतंत्र केंद्रक होंगे, यानी इधर वाला तरल और इधर वाला कोशिकीय। तो दोनों का मिश्रित रूप होगा, तो वो कहलाएगा होलोबियल भ्रूणपोष, और ये होता है होलोबियल गण के अंदर। अब अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, बीज का परिवर्तन। याद रखना, बीज का परिवर्तन बीजांड से होता है, यानी बीजांड ही बीज में बदल जाता है। ये डायग्राम अपन बीजांड का देख रहे हैं और ये डायग्राम सामने बीज का है। तो बीजांड से ही बीज बनता है। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं 7 कोशिका और 8 केंद्रकीय भ्रूणपोष है, जिसमें यहाँ पर नीचे की ओर ये 2 सहायक कोशिकाएं जो बाद में नष्ट हो जाएगी, और ये बीच में कौन थी? अंड कोशिका, जिससे बीज में भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर 3 प्रतिमुख कोशिका है, ये भी नष्ट हो जाएगी। लेकिन ये कौन है? द्वितीय केंद्रक। अभी अपन ने पढ़ा था त्रिसलन से, इससे बनेगा प्राथमिक भ्रूणपोष मातृ केंद्रक, और वही प्राथमिक भ्रूणपोष मातृ केंद्रक फिर यहाँ पर भ्रूण के लिए पोषण यानी भ्रूणपोष बना देगा। ये अपन को बाहर दिखाई दे रही है बीजांड काय। ये बीजांड काय या तो नष्ट हो जाती है या परिभ्रूणपोष बनाती है। ये परिभ्रूणपोष काली मिर्च में होता है। और ये क्या होता है? ये जो भ्रूणपोष है, इसके चारों ओर ये जो पतला पतला आपको आवरण दिख रहा है, ये पतला आवरण ही परिभ्रूणपोष कहलाता है, जो वाकई में बीजांड काय का रूपांतरण है, और ये काली मिर्च में मिलता है। अब जो निभाग था वो निभाग के रूप में ही रहता है। और ये अपन देख रहे हैं अध्यावरण है, ये अंत अध्यावरण और ये बाह्य अध्यावरण। तो जो अंत अध्यावरण है वो अंत बीज चोल, यानी बीज के अंदर का आवरण बनाएगा, और जो बाह्य अध्यावरण है वो बाह्य बीज चोल, यानी बीज का जो ये बाहर का अध्यावरण है उसका निर्माण करता है। जो बीजांड द्वार है उसको अब बीज द्वार कहते हैं, और जो नाभिका थी उसको अब भी नाभिका ही कहते हैं। तो इस प्रकार बीजांड ही बीज में बदल जाता है।
अब कुछ महत्वपूर्ण बातें सुनिए, जैसे एरिल, ये लीची में मिलती है। लीची में क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा बीजांड है, इसके चारों ओर एक मांसल आवरण पाया जाता है। ये मांसल आवरण ही एरिल कहलाता है और यही लीची का खाने योग्य भाग है, जो खाने में मनुष्य द्वारा काम में लिया जाता है। तो ये कैरेंकल क्या है, ये यू फॉर वेसिकुल जैसे अरंडी वगैरह में मिलता है। इनमें जो बीजांड द्वार के पास वाला भाग है, यानी यहाँ पर इस जगह पर एक सफेद रंग की संरचना दिखाई देती है। एक सफेद रंग की चकता का समान संरचना अगर आपने देखा हो अरंडी के बीज के अंदर होती है। ये सफेद रंग की संरचना ही कैरेंकल कहलाती है। तो ये ओपरकुलम क्या है, ये जो बीजांड द्वार है, इसमें एक प्लग के समान, एक ढक्कन के समान यहाँ संरचना पाई जाती है। ये प्लग नुमा संरचना ही ओपरकुलम कहलाती है। अब आपको बीज के प्रकार दे रखे हैं, दो प्रकार का है, भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी, या एल्ब्यूमिनस और गैर एल्ब्यूमिनस। तो पहले पढ़ते हैं भ्रूणपोषी। ये ऐसा बीज है जिसमें जो भ्रूण है वो संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग नहीं करता है। इस कारण यहाँ पर भ्रूणपोष बचा रह जाता है, बीज में भ्रूणपोष बचा रह जाता है। ऐसा बीज कहलाएगा भ्रूणपोषी। और ये होता है अपने अधिकांश एक बीजपत्री पादप जैसे गेहूं वगैरह, चावल वगैरह में। तो अभ्रूणपोषी में क्या होगा, ये जो भ्रूण है ये पूरा यहाँ पर फैल जाता है। ये जो पूरा का पूरा भ्रूणपोष है, यहाँ पर पूरा भ्रूण फैल जाता है, क्योंकि भ्रूण संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग कर लेता है। इस कारण बीज में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है, नहीं बचता है। ऐसे बीज कहलाएंगे अभ्रूणपोषी या गैर एल्ब्यूमिनस, जैसे अधिकांश द्विबीजपत्री पादप जैसे मटर है, चना है आदि। अब पढ़ते हैं फल का विकास। तो अभी अपन ने पढ़ा था बीजांड से बीज बनता है, तो अंडाशय से फल भित्ति बन जाती है। इसका मतलब फल किससे बनता है, अंडाशय से। जैसे ये अंडाशय है और ये बीजांड है, तो इस बीजांड से ये बीज बन गया, और ये जो अंडाशय था, यानी जो अंडाशय की भित्ति थी, वो फल भित्ति बना देती है। तो चारों ओर फल भित्ति और अंदर होता है बीज। तो ये पूरी संरचना फल कहलाती है। तो वास्तविक फल क्या होते हैं, वे फल जो सिर्फ अंडाशय से बने होते हैं और पुष्प का कोई भाग फल बनाने में काम नहीं आता। वो तो होते हैं वास्तविक फल, जैसे अपन आम वगैरह खाते हैं, केला वगैरह खाते हैं, ये वास्तविक फल है। तो आभासी फल क्या है, ऐसे फल जिसमें अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन है, दरपुंज है, ये भी फल बनाने में काम आए, तो ऐसा फल आभासी फल कहलाता है। जैसे अपन सेव खाते हैं, इस सेव का जो बीच वाला भाग होता है ये तो होता है अंडाशय, और जो चारों ओर का ये जो मांसल भाग अपन खाने में काम लेते हैं, ये पुष्पासन होता है। तो जो अंडाशय से बने होते हैं वो तो वास्तविक फल, और जो अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग भी फल बनाने में काम आए, वो होते हैं आभासी फल। तो अनिषेक फलन क्या है, यदि बिना निषेचन के फल का विकास हो जाए, फल बिना निषेचन के बन जाए, तो ये अनिषेक फलन कहलाता है। और ऐसे फल ध्यान रखना बीज रहित होते हैं। जैसे आपने देखा होगा अंगूर है, केला है, इनमें बीज नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें प्राकृतिक अनिषेक फलन पाया जाता है। अब कृत्रिम अनिषेक फलन भी कराया जा सकता है। इसके लिए हमें पुष्प पर यानी अंडाशय पर ऑक्सिन और जिब्रेलिन नामक हार्मोन का छिड़काव करना पड़ेगा। इन हार्मोन के प्रभाव से कृत्रिम अनिषेक फलन भी कराया जा सकता है। अब पढ़ते हैं अपन पीढ़ी एकांतरण। तो आवर्तबीजी पात्र में दो पीढ़ियां मिलती है, बीजाणुबीज पीढ़ी और युग्मकोद्भीद पीढ़ी। ये दोनों पीढ़ियां एक दूसरे का निर्माण करती है। जैसे देखिए बीजाणुबीज पीढ़ी है, ये 2n होगी, दीर्घकालिक होगी, प्रधान होगी और जड़ तना पत्ती युक्त होती है। यानी जो अपन पादप देखते हैं, पेट देखते हैं, ये वाकई में बीजाणुबीज पीढ़ी है। इस पादप पर अपन जानते हैं पुष्प बनता है, और इस पुष्प के जो परागकोश है उसमें परागकण बनते हैं, और अंडाशय में बीजांड। और फिर परागकण में अपन ने पढ़ा था जो जनन कोशिका थी, उससे नर युग्मकोद्भीद बनता है। और बीजांड के अंदर अपन जानते हैं 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय मादा युग्मकोद्भीद या भ्रूण कोष बनता है। तो ये नर युग्मकोद्भीद और मादा युग्मकोद्भीद है, यही युग्मकोद्भीद पीढ़ी है। ये एन होती है, अल्पकालिक और गौण होती है। फिर अपन ने पढ़ा था इन दोनों में निषेचन से युग्मनज बनता है, उस युग्मनज से भ्रूण बनता है और भ्रूण से बीज बनता है, और इस बीज को उगाने पर जो वापस बीजाणुबीज पीढ़ी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार इन दोनों पीढ़ियों का एकांतरण पाया जाता है। ये घटना पीढ़ी एकांतरण कहलाती है। अब अपन इस पाठ का लास्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, भ्रूण परिवर्तन। तो भ्रूण परिवर्तन का मतलब है भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो ये डायग्राम आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणीय परिवर्तन का है।
ध्यान रखना, भ्रूण का परिवर्तन या विकास युग्मनस से होता है। सबसे पहले युग्मनस में अनुप्रस्थ यानी इस प्रकार एक विभाजन होता है, जिस कारण एक कोशिका ऊपर और एक कोशिका नीचे बनती है। ये छोटी वाली कोशिका शीर्षस्थ कहलाती है और बड़ी वाली कोशिका आधारीय कोशिका कहलाती है। अब इस शीर्षस्थ कोशिका में होगा अनुदैर्ध्य यानी खड़ा यूं खड़ा विभाजन होगा, जिससे कारण ये दो कोशिकाएं आमने सामने बनेगी और ये संरचना कहलाएगी दो कोशिकीय भ्रूण। और जो आधारीय कोशिका इसमें होगा अनुप्रस्थ यानी आड़ा विभाजन होगा, जिससे कारण एक ऊपर और एक नीचे ये बनती दो कोशिकाएं और ये कहलाएगा दो कोशिकीय निलंबक। अब ये दो कोशिकीय भ्रूण था, इसमें वापस होगा अनुदैर्ध्य यानी इसमें भी अनुदैर्ध्य और इसमें भी अनुदैर्ध्य, और इस प्रकार अब ये चार कोशिकीय भ्रूण बनेगा जो चतुष्टासन कहलाएगा। और ये दो कोशिकीय निलंबक था, इन दोनों में वापस होगा अनुप्रस्थ, जिससे कारण ये ऊपर नीचे चार कोशिकीय निलंबक बन जाएगा। अब जो चतुष्टासन था, इसकी चारों कोशिकाओं में भी अनुप्रस्थ होगा और जो निलंबक है इसकी चारों कोशिकाओं में भी अनुप्रस्थ होगा। तो इस प्रकार इनकी चार कोशिकाओं से ये 8 कोशिकीय निलंबक बन जाएगा और चतुष्टासन की चारों कोशिकाओं से 8 कोशिकीय भ्रूण अष्टासंग बन जाएगा। अब निलंबक का विकास तो लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन जो अष्टासंग था इसमें होता अनियमित विभाजन और ये भ्रूण की गोलाकार अवस्था आ जाती है, जिसमें बाहर वाली कोशिकाएं त्वचाजन कहलाती है और ये निलंबक है, इसकी ये अंतिम बड़ी कोशिका चूषकांग कहलाती है और यही भ्रूण कोश को चूसने का काम करती है। अब गोलाकार जो भ्रूण है, इसमें यहाँ और यहाँ पर कोशिका तेज होता है, इस कारण यहाँ से उभार बन जाता है और इस प्रकार अब भ्रूण की नई अवस्था हृदयाकार भ्रूण आ जाता है। इसमें विभाजन अब भी तेज होता है तो ये और बड़ा हो जाता है और इस प्रकार अब ये जो भ्रूण की अवस्था है ये कहलाती है टॉर्पीडो। ये भ्रूण की अंतिम अवस्था है। इसमें जो दो उभार बने ये उभार वाले भाग ये कहलाते हैं बीजपत्र। यहाँ वाली कोशिकाएं कहलाती है प्रांकुर और यहाँ वाली कोशिकाएं कहलाती है मूलांकुर। इस कारण ये जो भाग दिख रहा है ये पूरा ऊपर वाला भाग ये कहलाता बीजपत्रोपरिक भाग और नीचे वाला कहलाता बीज पत्रागार और ये होता निलंबक और इसकी अंतिम कोशिका होती है चूषकांग। ये जो भ्रूण है ये बीज में पाया जाता है। इस कारण जब बीज को उगाएंगे तो प्रांकुर वाली कोशिकाओं से बन जाएगा प्ररोह और मूलांकुर वाली कोशिकाओं से बन जाएगी मूल और इस प्रकार नए पादप का विकास हो जाता है। तो ये था अध्याय 3। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।